दोस्तों नमस्कार। बचपन की कहानियां याद हैं। जूतों में बाटा और सामान में टाटा। मौजूदा वक्त की कहानियां भी हर बच्चे को याद हो चली है। नरेंद्र मोदी की सत्ता और अंबानी अडानी का बढ़ता कारोबार। राजनीतिक तौर पर इस देश में कॉरपोरेट अब ईमानदार नजरों से देखा नहीं जाता है। कॉरपोरेट की पहचान उसके बढ़ते नेटवर्क के साथ होती है। अब वो देश की सीमा लांघ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी पहचान हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के आश्रय दुनिया के बाजार से पैसा उठाने की क्षमता उसकी तभी बढ़ती है जब इस देश की राजनीतिक सत्ता के साथ खड़े होकर वह इस बात का अंदेशा समूची दुनिया में देता है कि भारत अगर विकसित होगा, भारत अगर चकाचौंध में समाएगा तो सत्ता के साथ उस कॉरपोरेट की भागीदारी कहीं बड़ी होगी। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थितियों से हटकर अगर अतीत के पन्नों को खोलते वक्त आप टाटा और बिरला के दौर में चले जाएं और फिर सोचने लग जाएं कि इनका योगदान भारत को बनाने में क्या था। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के काल तक की परिस्थितियों में टाटा की मौजूदगी, और ना सिर्फ नेहरू बल्कि 1868 में टाटा की नींव इस देश में पड़ी थी और तब से लेकर अब तक का सफर। खुद टाटा की तमाम कंपनियां जो 6 महादेशों में 100 से ज्यादा देशों में फैली हुई है, अगर उनके नेटवर्थ का एक आकलन कीजिए तो वो अंबानी और अडानी के समकक्ष तो नहीं है। लेकिन इस देश के भीतर में जो भी नींव उन्होंने बनाई, वो नमक की नींव हो या फिर वह हवाई जहाज की नींव हो, वह इस देश के भीतर सीमेंट से स्टील फैक्ट्री तक हो, इस देश के भीतर रेंज रोवर या इस देश के भीतर में नैनो लकटकिया गाड़ी की सोच हो, इस देश के भीतर में टीसीएस का जिक्र हो और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी पहचान हो। कमोवेश आप एक बात का जिक्र लगातार करने से चूकेंगे नहीं कि टाटा की मौजूदगी में इस देश की नेहरू से लेकर मौजूदा स्थिति तक की कोई बड़ी मौजूदगी आपको दिखाई देगी नहीं। लेकिन इस दौर में कॉरपोरेट को लेकर जो ईमानदारी परिस्थितियां उभरनी चाहिए वो नहीं उभर पाती है, और शायद इसीलिए आज रतन टाटा का जाना इस देश के लिए शायद एक ऐसी कमी के तौर पर है जिनकी मौजूदगी उम्र के लिहाज से आप कह सकते हैं। जेआरडी ने भी जब अपनी विरासत रतन टाटा को सौंपी तब उनकी उम्र भी 86 बरस थी, और कल जब रतन टाटा का निधन हुआ तो उनकी उम्र भी 86 बरस ही थी। परिस्थितियां नहीं बल्कि इतिहास के उन पन्नों को आज खोलने की जरूरत है जिसके जरिए आप इस सफर को समझ सकें। इस देश को बनाने में कमोवेश हर समुदाय का योगदान रहा है, लेकिन जब जब राजनीतिक सत्ता ने यह सोच लिया कि सब कुछ वही है तो इस देश के भीतर का कॉरपोरेट भी ठहर गया। आज की तारीख में किसी कॉरपोरेट का अपना नजरिया, अपना विजन नहीं है। राजनीतिक सत्ता की लकीर और उस लकीर पर कॉरपोरेट का चलना और उसके जरिए इस देश के भीतर डिसइन्वेस्टमेंट हो, निजीकरण हो, मोनेटाइजेशन हो, जिस भी परिस्थिति में कॉरपोरेट का जिक्र होगा तो उसमें सरकारी संपत्तियों का कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने के इस काल को याद किया जाएगा। 1868 में जब जमशेदजी टाटा ने दुनिया में कहें एक बुनियाद डाली भारत के भीतर, और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 30 कंपनियां, ज्यादा कहिए उससे ज्यादा कंपनियां उनकी चलती है, 6 महादेशों में 100 से ज्यादा देशों में उनकी मौजूदगी है, वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, क्या यह कल्पना की जा सकती है कि एक वक्त जब जमशेद जी ने देखा लंकाशायर पहुंचकर कि किस तरीके से कपास के जरिए वहां की मिलें काम करती हैं, तो वो समझ गए इस देश के भीतर यानी भारत को अगर उपनिवेश की परिस्थितियों से उभरना है तो इस देश की अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, और यहां पर उन्होंने उसके बाद इंप्रेस मिल की कतार शुरू कर दी। लेकिन आज जिक्र रतन टाटा का है। रतन टाटा 1991 में जेआरडी ने उन्हें अपनी विरासत सौंपी। जेआरडी 1991 में अपनी विरासत रतन टाटा को सौंपते हैं, और उस दौर में पीवी नरसिम्हा राव इस दौर में इस देश के इंडस्ट्रिस्टों को और तमाम कॉरपोरेट्स के लिए लाइसेंस राज खत्म करते हैं। और इसके बाद मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री बनना, इस देश का सोना गिरवी रखने की दिशा में बढ़ा जाना, इस देश के भीतर जो विदेशी पूंजी का भंडार था वो घटते घटते किस नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था, इसका जिक्र जब पीवी नरसिम्हा राव के पास पहुंचा तो वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में लग गए।
और उसी प्रक्रिया में उन्होंने यह निर्णय लिया। वो धीरू भाई अंबानी से सत्ता संभालने के बाद मिले जरूर, लेकिन उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि भारत रत्न जेआरडी टाटा को दिया जाएगा और जेआरडी टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने की सूचना जानकारी रतन टाटा को दी गई। रतन टाटा इस जानकारी को लेकर जब जेआरडी के पास पहुंचे तो जरा सोचिए जेआरडी की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। जेआरडी ने कहा, ओह माय गॉड, मुझे ही क्यों? क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? यह सही है कि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, देश का नागरिक उड्डयन दिया है, इसका औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया है, बट सो व्हाट? यह तो कोई भी अपने देश के लिए करता है। और रतन टाटा ने जब जेआरडी को यह जानकारी दी और जेआरडी ने जब इन बातों का जिक्र किया, यह जेआरडी की बायोग्राफी है, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, आर.एम. लाला ने लिखी है। उसमें इन शब्दों के आश्रय उस दौर के तमाम लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने एक ही बात का जिक्र दिल से किया। उस दिल की बात में उन शब्दों का जिक्र है जिसके आश्रय भारत को नेहरू के विजन के आश्रय तभी संजोया जा सकता था जब इस देश में टाटा और बिरला सरीके लोग होते, और टाटा की खास तौर से मौजूदगी इस देश की बुनियाद को बनाने में रही। और उस बुनियाद की छांव तले रतन टाटा की मौजूदगी 1962 में, जो आज टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर, वहां पर उन्होंने बतौर अप्रेंटिस का काम किया। नीले रंग की वर्दी पहनकर वो आते थे और बड़ी मेहनत के साथ काम करते थे। और यह जानकारी जब मुंबई पहुंची तो मुंबई में जेआरडी ने उन्हें बुला लिया और उसके बाद उन्हें नेल्को कंपनी सौंपी थी कि आप इसे ठीक कीजिए। उन्होंने 3 बरस के भीतर उसको लाभ में लाकर खड़ा कर दिया। यह एक सफर की शुरुआत है, उस सफर की जो भारत के भीतर हर प्रोफेशनलिज्म के साथ होनी चाहिए। लेकिन आज जब रतन टाटा का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं तो उससे पहले एक बात और समझिए कि 8 फरवरी 1991 1911 लोनावाला डैम की आधारशिला जब रखी जा रही थी सर दोराबजी टाटा के जरिए, तो वहां पर लोगों ने पूछा था, यह भी बायोग्राफी में जिक्र है, वहां लोगों ने पूछा था कि आखिर टाटा की बुनियाद किस भरोसे और उम्मीद के आश्रय थी, क्योंकि उस दौर में भारत गुलाम था, उस दौर में अंग्रेजों की सत्ता थी। उस दौर की परिस्थितियों को परखेंगे तो उस दौर में टाटा की मौजूदगी सामान्य तौर पर यह सोच के साथ कि हम स्वदेशीपन लाएंगे, हम भारत को उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, हम भारत की बुनियाद इस तर्ज पर खड़ा करेंगे जहां भारत ब्रिटेन का मोहताज ना हो। उन्होंने कहा, मेरे पिता के लिए दौलत कमाना बाद की बात थी, वह इस देश के लोगों की औद्योगिक और वैचारिक हालात को बेहतर बनाने को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक समय समय पर जिन विभिन्न संस्थानों को शुरू किया, उसका असल मकसद उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास होना था। जी, ये रतन टाटा है। पूर्व की विरासत और उसी सोच के आश्रय उन्होंने खुद को खड़ा किया। और जब उन्हें डायरेक्टर बनाया गया, जब वो टाटा सन्स के प्रमुख बने, तो वह जेआरडी के कमरे में नहीं बैठे। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा कमरा बनाया। गिरीश कुबेर ने किताब लिखी है, द टाटाज, हाउ द फैमिली बिल्ट ए बिजनेस एंड ए नेशन। इस किताब के भीतर उन्होंने रतन टाटा के जरिए जिन बातों का जिक्र किया, वो शायद मौजूदा वक्त में सादगी का परिचय हो और न्यूनतम अपने साथ जोड़ने का जिक्र हो, यानी रईसी दिखाने की सोच नहीं। और शायद इस किताब के भीतर जो नेशन बिल्ड का जिक्र है, उसमें उस राजनीति या पॉलिटिक्स की चौखट पर खड़े होने की परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए जो भी सोचा, उसी आश्रय कैसे बढ़ते चले जाना है, यह सोच बड़ी बलवती तरीके से इस किताब में उभरती है। जब भी कोई जूनियर अफसर से वो बात कर रहे होते और उस दौरान अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी, यहां तक कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का व्यक्ति भी आ जाता, तो वह कहते, आप इंतजार कीजिए। जब वो जमशेदपुर में काम कर रहे थे और वहां 6 साल तक रहे, उस दौर में वह शुरू में शॉप फ्लोर के मजदूर की तरह एक नीले रंग का ओवरऑल पहनकर जाया करते थे, जो अप्रेंटिसशिप में पहनना जरूरी था।
और उसको काम को देखते हुए उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया और उसके बाद का सफर रुका नहीं। और जिस नैल्को कंपनी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जिसको की काया पलट 3 बरस के भीतर जेआरडी ने कर डाली, यानी टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख जब जेआरडी ने बनाया, उससे पहले जो बीमार कंपनी थी उसमें एक सेंट्रल इंडिया मिल भी थी और उसमें नैल्को भी थी। दोनों को लाभालाभ की स्थिति में लाने की परिस्थिति में रतन टाटा ने खड़ा कर दिया। यहां एक चीज और समझनी चाहिए कि जेआरडी के जहन में जब अपनी विरासत सौंपने को लेकर जिक्र हो रहा था तो कई नाम थे। उन नामों के भीतर नानकी पालकीवाला का नाम था, रूसी मोदी का नाम था, शाहरुख सबवाला का नाम था, एचएन सेठना का नाम था और किसी को एक उत्तराधिकारी उन्हें बनाना था, लेकिन उन्होंने रतन टाटा को चुना। 2 बड़ी वजह थी। एक तो टाटा सरनेम उनके साथ था और दूसरी तरफ उनके काम करने का तरीका। वो ऐसा तरीका था कि जिस भी विजन को आपने सोच लिया कि इसको कंपनी के साथ जोड़ना है और आगे बढ़ाना है तो फिर वो रुके नहीं। और उसकी उन परिस्थितियों के आश्रय सरकार को उस दिशा में बढ़ना हो या नहीं बढ़ना हो, लेकिन अपने प्रोडक्ट के आश्रय कंज्यूमर को पैदा भारत के समाज के भीतर कैसे करना है, और यह भारत का समाज से निकलते निकलते वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो कंज्यूमर को कैसे जोड़ा जाएगा और उनके लिए विश्वस्त होकर अपने प्रोडक्ट को सामने लाया जाएगा, यह सोच बड़ी व्यापक तरीके से दुनिया भर में मान रही। इसीलिए जहां जहां उन्हें जब जब जो जो सम्मान मिला, उस सम्मान के दौर में इन्हीं बातों का जिक्र रहा कि दरअसल कंज्यूमर को इन पर भरोसा है और कंज्यूमर को अगर भरोसा होता है तो देश को भरोसा होता है। और देश का मतलब सिर्फ भारत से यहां नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि टाटा की कंपनियों के दुनिया के 100 देशों से ज्यादा में अपनी छाप छोड़ी है और वहां पर उनकी मौजूदगी है, तो विकसित देशों की कतार में भी टाटा की मौजूदगी का मतलब क्या होना चाहिए या क्या है, यह उनकी तमाम स्थितियों से समझा जा सकता है। सन 2000 में, यानी 24 बरस पहले, जो उनके अपनी कंपनियों से दुगने बड़े ब्रिटिश टेटली समूह का अधिग्रहण उन्होंने कर लिया, उनके विजन को लेकर बड़ी उंगलियां उठी और आज टाटा की ग्लोबल बेवरेज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चाय कंपनी है। यूरोप की दूसरी बड़ी इस्पात से जुड़ी हुई जो कंपनी है कोरस, उसको उन्होंने खरीद लिया। हालांकि इस दौर में जगुआर को खरीदना उनको महंगा पड़ा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर भारत की राजनीति को आप अछूता इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं कि जब जब जो जो कॉरपोरेट इस देश में अपने नेटवर्थ को बढ़ाता है या खुद का विस्तार पाता है, वो राजनीति के चौखट पर जाता ही है। राजीव गांधी कॉरपोरेट से मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने तमाम रास्तों के आश्रय उन तक पहुंचना पा ही लिया। वो पहुंचे और मौजूदा वक्त में अंबानी भारत की राजनीति में कांग्रेस के जरिए ही और राहुल गांधी के जरिए ही एक खलनायक सरीखी परिस्थितियों में खड़े हैं, क्योंकि अंबानी के घर की शादी भारत के तमाम नेताओं को तो भा गई, लेकिन राहुल गांधी को नहीं भाई। तो क्या इस दौर के भीतर में भारत की राजनीति कॉरपोरेट को लेकर एक नया परीक्षण कर रही है, और उस परीक्षण के दायरे में भारत की वह इकोनॉमी पहली बार एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में आकर खड़ी हो गई है, जहां पर 1991 में आर्थिक सुधार जो पीवी नरसिम्हा राव ने किया, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर किया। नरेश चंद्रा ने एक नोट दिया था उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे कि भारत की इकोनॉमिक हालत कितनी बदतर हो चली है, और इस पर उन्होंने चिंता की थी कि इतनी बदतर, तो उन्होंने कहा था इससे भी ज्यादा और बदतर हो चली है। खजाने में विदेशी पूंजी बची नहीं है, डॉलर बचा नहीं है। और उस पूरे प्रोसेस को अगर देखें 1991 के बाद से भारत की अर्थनीति को अगर आप परखें, तो भारत के भीतर कॉरपोरेट युग जिस तेजी के साथ बढ़ता है उसमें भारत में बहुत डेवलपमेंट भी होता है, और लेकिन इसके ठीक समानांतर भारत की राजनीति धीरे धीरे उन कॉरपोरेट को अपनी हथेली में समेटती चली जाती है, और वो एक बात समझ जाती है कि अगर इस देश को चलाने वाले चंद प्लेयर ही रहेंगे या कम प्लेयर रहेंगे या उनके आश्रय देश को अगर देखा जाए, तो यह सोच आते आते मौजूदा वक्त में इतने कम प्लेयर्स के आश्रय इस देश को चलाना चाहती है जहां पर लोगों के मौजूदगी इस देश को बनाने को लेकर जो पब्लिक सेक्टर का काम होता है और उसमें लोगों का योगदान होता है, वो हिस्सा आपको एक झटके में गायब मिलेगा, क्योंकि कॉरपोरेट का नियम प्रॉफिट से जुड़ा है, मुनाफे से जुड़ा है। और भारत की राजनीति उस सरोकार या उस सब्सिडी या कहें इस देश को अपने पैरों पर खड़ा कर पाने की स्थिति में भी आ नहीं पाई, जहां पर कॉरपोरेट को मुनाफा हो और वो डेवलप करना शुरू करे देश को। कॉरपोरेट मुनाफा बनाने में लग गए, राजनीति उस कॉरपोरेट के आश्रय पॉलिटिकल फंडिंग में लग गई,
पॉलिटिकल फंडिंग के आश्रय इस देश के डेमोक्रेसी को चुनाव के वक्त हड़पने की कोशिश बार बार हुई। और ये वो स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस के बीच में आप कभी भी टाटास का नाम सुनेंगे नहीं। तमाम इंडस्ट्रिस्टों के नाम आपके जहन में जरूर आएंगे। एक सवाल, हालांकि एयर इंडिया को जब बेचा जा रहा था तो उस वक्त टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा और यह सवाल जरूर उठा इतनी कम कीमत में। लेकिन शायद इस देश के भीतर में सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन यानी हवाई जहाज को लाने वाले टाटाज ही थे। टाटा एयरलाइन चलती थी जिसको अधिग्रहण भारत सरकार ने किया था। और वो भारत सरकार की पूरी प्रक्रिया को अगर घूमते घूमते मनमोहन सिंह के काल में आइएगा तो एयर इंडिया घाटे में चलना शुरू होता है और मोदी सरकार उसके लिए लगातार तलाशती है जमीन और वो बेच डालती है कि उसकी खर्चा पानी भी नहीं चला पाने की स्थिति में सरकार है और दोबारा से एयर इंडिया नाम बरकरार रहता है, लेकिन टाटा उसे संभालते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप मुंबई में प्रवेश समुद्र के रास्ते करते हैं तो मुंबई आ गया है। यह दरअसल ताज होटल को देखकर ही पता चलता है। और इस देश के भीतर पहली बार लकटकिया कार का जब जिक्र हुआ तो लकटकिया कार से कहीं ज्यादा जिक्र इस देश के भीतर की उस राजनीति का हो गया जिस राजनीति ने बंगाल में सत्ता पलट डाली और वजह सिंगूर रह गया, जहां की जमीन का अधिग्रहण किया जाना था इंडस्ट्री के लिए। इन दो रास्तों पर चल के आप टाटा ग्रुप और इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझ सकते हैं। 1903 में ताज होटल बना, लेकिन उससे पहले ऐसा क्या हुआ था? दरअसल जमशेद जी टाटा अपने एक अंग्रेज दोस्त के साथ मुंबई के एक होटल में डिनर के लिए गए और उस होटल के दरवाजे पर खड़े दरबान ने कहा उस अंग्रेज को देखकर, आपका तो स्वागत है। लेकिन उन्होंने जमशेद जी टाटा की तरफ देखकर कहा, आपका स्वागत नहीं है, क्योंकि यहां पर इस होटल के अंदर आपको आने देने नहीं सकते हैं, क्योंकि यह होटल सिर्फ यूरोपीय लोगों के लिए ही है। और उसी शाम जमशेद जी ने तय कर लिया कि वह एक ऐसा होटल बनाएंगे जो भारत की शान होगा, जहां पूरी दुनिया के पर्यटक आएंगे। और ध्यान दीजिए, 1903 में बंबई बंदरगाह के सामने ताज होटल ने जन्म लिया। और यह ताज होटल उसी तर्ज पर है जैसे आप न्यूयॉर्क में जब अमेरिका में घुसते हैं यूरोप के रास्ते, तो वहां आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देती है और आप कहते हैं न्यूयॉर्क आ गया। ताज होटल का मोवेश इसी तरीके से भारत का द्वार बन गया और समुद्र के रास्ते ही दुनिया चलती थी। लेकिन एक दूसरी राजनीति जो रतन टाटा के दौर में सिंगूर से निकली, वह भी शायद अपने आप में भारत की राजनीति का एक ऐसा अक्स है जिसको मौजूदा वक्त से आप जोड़ सकते हैं। इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सिंगूर को हंगामे के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और सोचिए, सिंगूर में जब नैनो कार परियोजना की नींव रखे जाने का जिक्र 18 मई 2006 को बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने किया और कहा कि तकरीबन 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो ममता बनर्जी ने आंदोलन शुरू कर दिया और कहा कि दरअसल 800 एकड़ इसमें से किसानों की जमीन है। और भारत के भीतर में राजनीतिक आंदोलन अगर लोगों की जरूरत, उनकी भूख, उनकी जरूरतों और उनके मुश्किल हालात से जुड़ जाए तो राजनीति पलट जाती और इसका असर बंगाल के चुनाव में हुआ। लेकिन 2008 3 अक्टूबर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई रतन टाटा ने और कहा कि अब वो सिंगूर के बाहर अपनी पूरी कार परियोजना ले जाएंगे। और उसी वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद में कहा कि आप यहां पर इंडस्ट्री लगाइए और 1 मिनट के भीतर उस पर सहमति बना ली गई कि आप साणंद में वहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे। इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज को लेकर पीवी नरसिम्हा राव ने लाइसेंसी राज खत्म किया। और मौजूदा वक्त में जब आप साणंद की घटना देखेंगे तो गुजरात के भीतर वाइब्रेंट गुजरात के आश्रय नरेंद्र मोदी ने भी कॉरपोरेट को उस रूप में एक हवा के झोंके की तरह उनको उड़ने का मौका दिया। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में 2 बातें हमेशा जहन में आपको रखनी होंगी। एक, अतीत में भारत की राजनीति कॉरपोरेट के आश्रय चलती नहीं थी। मौजूदा वक्त की राजनीति कॉरपोरेट को अपने आश्रय चलाना चाहती है। अतीत के दौर में कॉरपोरेट और
राजनीतिक सत्ता इस देश के निर्माण के लिए कार्य करती थी, मौजूदा वक्त में इस देश का कॉरपोरेट और राजनीतिक सत्ता नेटवर्थ और पॉलिटिकल फंडिंग के लिए काम करता है। और इन दोनों परिस्थितियों में भारत की राजनीतिक गली कितनी सक्रिय होती चली गई और भारत का कॉरपोरेट का नेटवर्क तो बढ़ा, लेकिन लोगों से उसके सरोकार कैसे कम होते चले गए, यह शायद मौजूदा वक्त में अंबानीज और अडानीज के जरिए कोई भी कह सकता है कि बढ़ते हुए नेटवर्क में इस देश के लोगों की जो जुड़ाव है इन कंपनियों के साथ क्यों नहीं है, और एक वक्त टाटाज या बिरलास के साथ क्यों था। बहुतेरे किस्से इस दौर में टाटास को लेकर सामने आ रहे होंगे, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, भारत के भीतर किसी भी क्षेत्र के सबसे बड़े प्रोफेशनलिज्म या सबसे सफल व्यक्ति को अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ उसको एक आधार पर परख सकते हैं कि वो राजनीतिक दरवाजे पर माथा टेकने गया या नहीं गया, या राजनीतिक दरवाजा या राजनीतिक सत्ता ने उसे अपने सामने माथा टिकवाया या नहीं टिकवाया। और भारत के भीतर टाटास का नाम इसी वजह से भी जाना जाता है कि इस देश के भीतर में कमोवेश हर जगह अगर मौजूदगी टाटा के नाम की है तो इस नाम के साथ एक सम्मान है, एक इज्जत है, जिन्होंने भारत की बुनियाद को गढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।